हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको एक पेपर का सॉल्यूशन तो कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब मैं मैथ्स 4 का एक और पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ और ये पेपर है मेरा ऑड सैम का 21-22 का। इससे पहले हमने इवन सैम का पेपर इसी ईयर का कंप्लीट किया है KAS 402 और यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं KAS 302। तो चलिए पेपर का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में देखते हैं। आपके पास जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि हर यूनिट से टू क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। इक्वल वेटेज रहता है हर यूनिट का। तो फर्स्ट यूनिट का हम देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट पीडीई पर बेस्ड है। तो देखिए इस बार पीडीई से क्या क्वेश्चन पूछा गया। उसने कहा है सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यह राइट हैंड साइड 0 दे दिया है और जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसलिए ये क्वेश्चन CFPI पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन देखिए दी गई है वो है d² प्लस डी डैश। देखिए इसकी डिग्री 2 है और ये भी सेकेंड ऑर्डर है आपके पास, ये भी सेकेंड ऑर्डर है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो आप इसका सॉल्यूशन लेते हैं वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आता है z इक्वल्स टू CF प्लस PI। यहाँ राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में PI की वैल्यू 0 होगी और आपको इस क्वेश्चन में ओनली CF फाइंड आउट करना होगा। तो CF फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने इसकी फॉर्म कर ली, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस की बन जाएगी d² के कॉरेस्पॉन्डिंग m² प्लस m, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने m कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ गई m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 एंड -1। CF इज, जब आपके पास m की वैल्यू 0 और 1 है तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF देखिए कैसे लिखते थे। आप लिखते थे फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन आपने लिया y प्लस m1x। अब ये m1 रूट की वैल्यू है तो आपके पास फर्स्ट रूट की वैल्यू 0 है। आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया f1 y प्लस 0x मीनिंग y प्लस f2 y माइनस x, दिस इज CF और यही CF आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर इज f1x प्लस f2 y माइनस x। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी पेपर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, देखिए यहाँ उसने पूछा है ड्राइव पीडीई। आपको पीडीई फॉर्मेशन करना है। तो ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल यूनिट के स्टार्टिंग का टॉपिक है। बाय एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट ए बी। तो दो तरह के हम फॉर्मेशन पढ़ते थे, एक पढ़ते थे आर्बिट्री कांस्टेंट की एलिमिनेशन और एक पढ़ते थे आप आर्बिट्री फंक्शन का एलिमिनेशन। तो यहाँ क्वेश्चन आर्बिट्री कांस्टेंट के एलिमिनेशन में दिया गया है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आपको ए एंड बी कह दिया गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है वो है z इक्वल्स टू ax प्लस a² y² प्लस b। आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास है a एंड b, तो आपको a एंड b का एलिमिनेशन करना है और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो आपके पास रिक्वायर्ड होगी। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है z इक्वल्स टू ax प्लस a² y² प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे y एज ए कांस्टेंट, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज डेल z बाय डेल x। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं सो दिस इज a एंड आगे आपके पास x है ही नहीं, तो डेल z बाय डेल x इज a एंड डेल z बाय डेल x को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं p इक्वल्स टू a। तो आपके पास एक वैल्यू तो ये आ गई। सेकेंड, आप इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज डेल z बाय डेल y। विद रिस्पेक्ट टू y में x कांस्टेंट, सो ax का डेरिवेटिव 0 एंड a² y² के कॉरेस्पॉन्डिंग टू y, b आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल जाती है, ये वैल्यू मिल जाती है डेल z बाय डेल y को आप कहते हैं q, सो q इक्वल्स टू 2a² y। ये आपके पास वैल्यू आ गई दिस। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 की हेल्प से आपको a और b का एलिमिनेशन करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 से बहुत
इजीली आप काम कर सकते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का मैं यूज कर रही हूँ। तो इक्वेशन 3 आपके पास है q इक्वल्स टू ट्वाइस a स्क्वायर और a की वैल्यू आपके पास है p, तो ये आपके पास आ गया 2p स्क्वायर y। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। अब देखिए फर्स्ट यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग तो सेक्शन ही कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड यूनिट में देखें तो सेकेंड यूनिट जो हमारी है वो आपको ध्यान होगा वेव है, हीट है, लैपलास है, वेव इक्वेशंस हैं। तो इस तरह का है जिसमें आप इनके सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछी है, डायरेक्टली पूछा है राइट रेडियो वेव इक्वेशन। डायरेक्टली रेडियो वेव इक्वेशन आपसे कहा ही है कि आप इक्वेशन डायरेक्टली लर्न कर लें। तो डायरेक्टली रेडियो वेव इक्वेशन पूछा है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को दे सकते हैं। इक्वेशन आपके पास होती है del 2v by del x square equals to LC del 2v by del t square and del 2y by del x square equals to LC del 2y by del t square। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह की कभी भी पूछ ली जाती है। अब हम सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो सेकेंड यूनिट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लासीफाई पर है। तो जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाला पेपर भी सॉल्व किया है मेरे साथ 402 KS 402, तो अभी क्लासीफाई का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा गया है और यहाँ भी क्लासीफाई पूछा गया है। तो ये टॉपिक हमेशा पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन, और 2 मार्क्स में ही मतलब बहुत अधिकतर 2 मार्क्स में आता है, इससे ज़्यादा का वेटेज नहीं लेता। तो क्लासिफिकेशन तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है वो है uxx प्लस 3uxy प्लस uyy। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें देखना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, या लेस देन 0 आता है। तो देखिए ए बी सी आप क्या लेते हैं, हम b सबसे पहले वो लेते हैं जहां वेरिएबल की मिक्सिंग है। वो है हमारे पास uxy, तो जिसका कोफिशिएंट होगा वो b होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब एक वेरिएबल है x, दूसरा है y, तो x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है 1, सो a इक्वल्स टू 1। y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1, सो c इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ए बी सी की जब आपने वैल्यू सेपरेट कर ली तो बना लीजिए एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac, मीनिंग 9 माइनस का 4, दिस इज 5 विच इज ग्रेटर देन 0। और अगर b स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेचर होता है वो आपके पास होता है हाइपरबोलिक। तो आंसर आपको मिल गया हाइपरबोलिक। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 16, मीडियन इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो यहाँ पर जो एक रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो 12th में भी पढ़ाया जाता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मीन आपके पास 16 है, मीडियन 20 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड। सो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका आप यूज कर लें और इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लें। तो 3 इंटू मीडियन आपको 20 दे दिया गया, माइनस 2 इंटू मीन, ये आपके पास 16 आ गया। तो दिस इज 60 माइनस 32, और ये आपके पास वैल्यू आ गई 28। दिस इज आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी के बाद इस यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस टॉपिक पर है, जो हर बार मैं आपको वीडियो में कहती हूँ कि ये टॉपिक पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास रिग्रेशन। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़िएगा, उसके बाद रिग्रेशन का आंसर करेंगे। द लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x एंड x on y आर रेस्पेक्टिवली y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये लाइन है y on x की, और 16x माइनस 19y इक्वल्स टू 94, ये लाइन है आपके पास x on y की। यहाँ से पूछ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट r, तो ये डायरेक्टली रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो आपको जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। सबसे पहले आपको जो लाइन दी गई है वो है y on x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है, या फिर आप ये कहें कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है 1, यही कोफिशिएंट आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू देता है y on x, मीनिंग by(x). तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन by(x) इज 1। सेकेंड लाइन आपको दी गई x on y, तो यहां से सबसे पहले तो आप इसे इस फॉर्म में लिखिए 16x इक्वल्स टू 9y प्लस 94।
यहां से x की वैल्यू फॉर्म करिए, x इक्वल्स टू 9/16 इंटू y 94/16। अब क्वेश्चन में कहा गया दिस इज x ऑन y, तो जो y का कोफिशिएंट है ये आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट देगा bxy, x ऑन y, दिस इज 9/16। अब यहां से उसने कहा रैंक कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइए, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट r इक्वल्स टू अंडर रूट bxy इंटू byx, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा। आपके पास ये वैल्यू बन गई 1 इंटू 9/16, मीनिंग आंसर इज 3/4, 0.75, दिस इज आर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखिए यूनिट 3 भी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद यूनिट 4 के क्वेश्चंस पर हम आते हैं और यूनिट 4 के क्वेश्चन में देखते हैं। यूनिट 4 से जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। 4 पर्सन्स, ये क्वेश्चन मैं अभी कराती हूँ प्रोबेबिलिटी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं इसी यूनिट 4 का, ये है पीडीएफ, मीनिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है और उसके बाद k की वैल्यू पूछी है और साथ में एक प्रोबेबिलिटी भी पूछ ली गई है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करते हैं, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। 4 persons are chosen at random from a group containing 3 men, 2 women and 4 children। एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर 3 men है, 2 women है, 4 children है। तो इस ग्रुप में टोटल मेंबर आपके पास है 9। अब वो कहता है 4 persons are chosen, तो मीनिंग इसमें से आपको कोई 4 पर्सन आपको निकालने हैं। किस तरह से निकालने हैं? Prove that the chance that exactly 2 of them will be children is 10/21, कि 4 में से 2, एग्जैक्टली 2 पर्सन आपके चिल्ड्रन होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं आपके पास। 9 आपके पास टोटल मेंबर है, 9 मेंबर है, 9 में से आपको 4 निकालने हैं, 4 चूज करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास चूज करने के हैं 9C4। ये तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, तो 9C4 को ओपन कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 126। अब वो कहता है 4 में से 2 एग्जैक्टली चिल्ड्रन हैं। अगर 2 एग्जैक्टली चिल्ड्रन हैं तो उन्हें चूज करने के कितने वेज होंगे। 2 एग्जैक्टली अगर चिल्ड्रन है तो यहाँ ले लेते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कितने वेज होंगे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। तो इसके पास नंबर ऑफ वेज हो गए, 4 में से आप एग्जैक्टली 2 ले रहे हैं, 4C2, और 4C2 की वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज 6। अब 4 में से 2 तो चिल्ड्रन हो गए, बचे 2। अब ये जो 2 है वो मेन भी हो सकते हैं और विमेन भी हो सकते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर मैन और विमेन टोटल कितने बचे, वो बचे हुए आपके पास टोटल 5। 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो जो 2 पर्सन है 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बने, 5C2। 5C2 इसका मीनिंग इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो आपके पास है 126, ये तो टोटल है। अब जो 4 पर्सन चूज करने थे उसमें 2 तो चाइल्ड है, तो इसके 6 इंटू, और जो 2 है वो मैन या विमेन कुछ भी हो सकते हैं, उसके थे आपके पास टोटल 10। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आपका 10/21 आना चाहिए। तो आप इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, दिस इज 10/21। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल ही था। इसके बाद हम इसी यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पीडीएफ पर बेस्ड है। और क्वेश्चन में अब आपके पास पढ़िए क्या गिवन है। इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx, ये दे दिया गया है, जहां x 0 से जब 3 के बीच में लाई करता है तो फंक्शन kx³ है, elsewhere 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1/2 to 3/2। जो भी पीडीएफ की हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो उसकी आपके पास एक कंडीशन या उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि जिस रेंज में वो दिया जाता है वहां पर इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसका मीनिंग जो आपके पास यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन है आपके पास fx, जिसमें x की रेंज आपको दे दी गई है 0 से 3,
और एफ एक्स आपको डिफाइन कर दिया गया है, दिस इज के एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए 1। तो यहाँ से हम इसका अगर इंटीग्रेशन निकाल लें, दिस इज के एक्स रेज टू द पावर 4/4, लिमिट आपके पास आ गई 0 to 3, दिस इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज के और 3 की पावर 4, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 81/4 की पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो के आपके पास वैल्यू आ जाती है, सॉरी मैंने यहाँ ये लिमिट्स गलत रख दी, मुझे सिर्फ एक्स की तो लिमिट रखनी है, यस ये मैंने गलत रख दिया। दिस इज के 3 raised to the power 4 meaning 81 divided by 4, 0 लिमिट रखूं तो 0, दिस इज 1, सो k इक्वल्स टू 4/81। ये आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है जब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है तो प्रोबेबिलिटी बताइए। इसका मीनिंग मेरे पास फंक्शन डिफाइंड हो गया और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी मेरी हाफ से लेकर 3/2 तक की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी गई है। इसका मीनिंग जो मेरे पास अब इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हाफ से 3/2 तक हो जाएगी और यहाँ मेरे पास फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आपके पास आ गया हाफ से लेकर ये 3/2 तक और आपके पास जो एफ एक्स है वो है के एक्स क्यूब और के की वैल्यू है 4/81 इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। दिस इज 4/81 एक्स रेज टू द पावर 4/4 और लिमिट आपके पास हाफ से लेकर 3/2 तक, 4 से 4 ये कैंसिल किया। इसमें आप लिमिट पुट कर लीजिए और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/81 और x रेज टू द पावर 4 मीनिंग 3/2 की पावर 4 मीनिंग 81/16 माइनस 1/16, दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 16 और ये भी आप डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर आ गया 5/81। इसका आंसर आ गया आपके पास 5/81। अब आपके पास ये यूनिट 4 की इस तरह के क्वेश्चन थे। इसके बाद यूनिट 5 में देखते हैं कि आपसे पेपर में क्या पूछा गया है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन टी टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूसी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो एसक्यूसी पर एक शॉर्ट नोट आप खुद से तैयार कर सकते हैं और जो टी टेस्ट है वो स्मॉल सैंपल्स के लिए पूछा गया, एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको सिर्फ उसका एक फॉर्मूला देना है। तो देखिए वीडियो में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, जो आपको सिंपली फॉर्मूला डिफाइन करना है कि जो आपके स्मॉल सैंपल है उसमें सैंपल साइज लेस देन 30 है तो टी टेस्ट का फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस बाय रूट एन, जहाँ एक्स बार किसको डिनोट करता है, सैंपल का मीन है, म्यू आपके पास पॉपुलेशन का मीन है, कैपिटल एस आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, एन है सैंपल साइज। और जो कैपिटल एस है उसे कैसे निकालते हैं, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। और अगर आपको स्मॉल एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल दिया है तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एसक्यूसी का है, ये आप खुद से तैयार कर सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसके सेक्शन बी पर बात करते हैं। जो सेक्शन बी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, तो देखिए किस टॉपिक से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो फिर से है सॉल्व पीडीई और 2 मार्क्स में होमोजीनियस पूछ लिया गया और यहाँ 10 मार्क्स के अंदर ये आपसे नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन पूछ लिया गया है। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों ही कवर हो गए। फिर से क्वेश्चन सीएफ एंड पीआई का है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन मुझे यहाँ बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, हीट इक्वेशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपका 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सी पे अगर हम आए तो यहाँ पर सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट द मीन आपको फाइंड आउट करने और कुछ पूछा ही नहीं है, मतलब μ1 μ2 μ3 μ4। और अगर डी में देखें तो डी आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ से आप पढ़िए, देखिए ये दिया है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नॉर्मल पॉइजन बाइनोमियल। तो यहाँ पर इसमें नॉर्मल का क्वेश्चन दे दिया है और नॉर्मल टेबल की जगह डायरेक्टली वैल्यूज दे दी गई हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो इस यूनिट से है, जो सेक्शन से है, वो है काई स्क्वायर टेस्ट।
जो हर बार रिपीट हो रहा है। 402 में भी का स्क्वायर है, 302 में भी का स्क्वायर टेस्ट पूछा गया है, तो बेटर है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो सॉल्यूशन है वो नॉन होमोजीनियस पर बेस्ड है, मीनिंग CFPI में निकालने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस डी डैश माइनस वन, कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है दोनों ही फैक्टर के अंदर। फैक्टर आपको नहीं करने, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया है, दोनों में कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए नॉन होमोजीनियस है। तो हम सबसे पहले इसका CF निकाल रहे हैं, देन PI निकालेंगे। CF निकालने के लिए आप एक एक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिखते जाइए। फर्स्ट फैक्टर है आपके पास d माइनस डी डैश माइनस वन, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो फैक्टर की CF की टर्म बनती है e रेज टू दी पावर माइनस, माइनस ऑलरेडी है मीनिंग प्लस, कांस्टेंट टर्म है आपके पास 1 इंटू एक्स, आर्बिट्री फंक्शन f1, d के कॉरेस्पॉन्डिंग y, माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस, d डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग x, ये आपके पास फर्स्ट आ गया। सेकेंड है आपके पास d माइनस डी डैश माइनस टू, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग e रेज टू दी पावर माइनस, ऑलरेडी माइनस आपको दिया है -2, तो माइनस माइनस प्लस मीनिंग 2x, सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन f2, d के कॉरेस्पॉन्डिंग y माइनस का प्लस, d डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग x। तो आपके पास ये बन गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF। अब आपको कंप्लीट अगर CF लिखना है तो दोनों को ऐड करके आंसर दे दो, e रेज टू दी पावर x f1y प्लस x प्लस e रेज टू दी पावर 2x f2y प्लस x। ये आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन के PI पर मूव करते हैं। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है साइन। साइन और कॉस का केस सिंपल सा केस होता है जिसमें डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर का रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले PI का फॉर्मूला लिख लें, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 1 अपॉन जो आपको दिया गया है d माइनस डी डैश माइनस वन, d माइनस डी डैश माइनस टू इंटू राइट हैंड साइड साइन 2x प्लस 3y। क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर ये टर्म चाहिए, दोनों ब्रैकेट की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके मैंने सिंपली यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो रिप्लेसमेंट के लिए इस मेथड में आप डी स्क्वायर को रिप्लेस से करते हैं माइनस साइन, x का कोफिशिएंट इज 2 मीनिंग 2 का स्क्वायर, मीनिंग आप रिप्लेस करेंगे -4 से। d डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस, y का कोफिशिएंट इज 3 मीनिंग 3 का स्क्वायर, मीनिंग यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस का 9। अब d डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस का साइन a इंटू बी, मीनिंग 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 की वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज -6। ये रिप्लेसमेंट आप क्वेश्चन में करते जाएं। तो देखिए ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई -4, माइनस का 2, डी डैश इज -6, माइनस माइनस प्लस इंटू 6 प्लस डी डैश स्क्वायर इज माइनस का 9, माइनस का 3d प्लस का 3d डैश प्लस का 2, ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू बन गई, दिस इज साइन 2x प्लस 3y। अब यहाँ से देख लिए आपके पास क्या वैल्यू बन जाती है, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई। देखिए ये सारी कांस्टेंट टर्म 12 और माइनस का 13 माइनस का 1 प्लस का 2 मीनिंग प्लस का 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 3d प्लस का 3d डैश प्लस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब आपके पास क्वेश्चन ये रह गया, फिर से साइन कॉस का केस है और आपसे एक ही चीज कह रहे हैं कि डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर का रिप्लेसमेंट चलता है, तो मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर डी डैश स्क्वायर बनाना है, मीनिंग हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने से पहले मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास टर्म बन जाती है, दिस इज 3d माइनस का 3d डैश माइनस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। मैं इसको इसके बाद रैशनलाइज कर रही हूँ, तो रैशनलाइज आप कैसे कर रहे हैं, माइनस तो ये रहा आपके पास, दिस इज 3d माइनस का 3d डैश और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3d माइनस का 3d डैश माइनस का 1, और यहाँ पर ये भी फैक्टर आ गया 3d माइनस का 3d डैश, दिस इज प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास वैल्यू बन गई। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है माइनस,
न्यूमरेटर में तो अभी आप इसको एज इट इज लेके चल रहे हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीनिंग 3d माइनस का 3d डैश का होल स्क्वायर माइनस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे माइनस 3d माइनस का 3d डैश, दिस इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे इस होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं। दिस इज 9d स्क्वायर प्लस का 9d डैश स्क्वायर माइनस का 81 नहीं 18d d डैश माइनस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप इसमें बहुत इजीली वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो 3d माइनस का 3d डैश प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 9d स्क्वायर, और d स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, -4 से, तो 9 इंटू -4 प्लस का 9 इंटू d डैश स्क्वायर -9 से रिप्लेस किया, माइनस का 18 d डैश को -6 से रिप्लेस किया, माइनस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास वैल्यू बन गई। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो अब कुछ नहीं बचा, सारी टर्म कांस्टेंट आ गई, आप इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी, सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू बन गई 1/10, माइनस का 10 आएगा और माइनस माइनस ये आपके पास हो जाएगा प्लस। अब आपके पास न्यूमरेटर बचेगा, न्यूमरेटर आपके पास बचा 3d माइनस का 3d डैश प्लस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y, ये बचा। अब क्वेश्चन में इसके आगे क्या करना है, इस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट कर दीजिए, तो वैल्यू आपके पास लिखेंगे 1/10 3d ऑफ साइन 2x प्लस 3y माइनस का 3d डैश ऑफ साइन 2x प्लस 3y एंड प्लस का साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास वैल्यू आई। तो d का मीनिंग है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो 3 साइन का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 3y और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई मीनिंग 6, तो ये आ गया। माइनस का 3d डैश का मीनिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मीनिंग इंटू 3, ये आ गया माइनस का 9, ये प्लस का साइन 2x प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पर आप बस इसे सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, सो pi की वैल्यू 1/10, दिस इज साइन 2x प्लस 3y, ये टर्म मैंने पहले लिख दिया क्योंकि साइन की एक ही टर्म है, प्लस का 6 यहाँ से है, माइनस का 9 यहाँ से है, सो बचा माइनस का 3 cos 2x प्लस 3y, दिस इज pi। अब फाइनल आंसर कैसे देना है वो आप सबको पता है, बहुत आपने क्वेश्चन किए होंगे CF प्लस pi, तो दोनों आंसर को ऐड करके आप यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसीजर अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए अब जो सेक्शन बी है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 2 से है, और मैं बता चुकी हूँ कि इस बार जैसे कि इसमें इन्होंने पूछा है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। A laterally insulated bar of length has its ends A and B maintained at 0 and 100 respectively। तो हमने एक बार ले लिया है, हमने इसकी लेंथ कंसिडर कर ली है L, और जिसके जो दो एंड है A B, A 0 पर है और B 100 पर है। Until steady state condition prevail if temperature at B is suddenly reduced to 0 degree and kept at this temperature while that of A is maintained at 0, find the temperature at a distance x from A at any point t। देखिए इनिशियली जो टेम्परेचर दोनों एंड का गिवन है वो है 0 एंड 100, लिख दिया कि इनिशियली ये है, और इसके बाद स्टेडी स्टेट में आने के बाद
एंड बी का टेम्परेचर रिड्यूस होकर 0 रहता है और ए का वही मेंटेन रहता है 0 स्टेडी स्टेट तक। आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन यूज करेंगे, डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसका आपको सॉल्यूशन याद होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन लिखनी है। इनिशियली जो दोनों एंड के टेम्परेचर है वो है 0 और 100, और हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है जहां पर ये जो u आपके पास है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो u है इट इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, x पोजीशन, t आपके पास टाइम है, और ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है। तो देखिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ये डिनोट कर रहा है और इनिशियली मुझे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, इनिशियली कह रही हूँ इसलिए ये डिपेंड होगा टाइम पर, और इनिशियली कह रहा है इसलिए t इक्वल्स टू 0। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ux 0 इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंट है। दिस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट एंड a प्लस टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू x। अब TA ये आपको गिवन है 0, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 100, माइनस 0 मीनिंग 100 डिवाइडेड बाय L इंटू x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल आपके पास कंडीशन आ गई ux 0 इक्वल्स टू 100x बाई L। दिस इज इनिशियल कंडीशन, और हम इस पे नंबरिंग भी दे देते हैं IC इनिशियल कंडीशन 1। अब बाउंड्री कंडीशन कहाँ से लिखेंगे, अब हमारे जो टेम्परेचर है स्टेडी स्टेट में फिक्स हो गए, दोनों एंड के टेम्परेचर 0 है। तो फर्स्ट एंड अगर मैं ए की बात करूं तो फर्स्ट एंड पर अगर आप इसे ओरिजिन लेकर चलते हैं एंड ए को, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, और अगर आपने इसकी लेंथ L कंसिडर कर ली है तो एंड B पर जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो आपके पास L होगी। तो एंड ए पर टेम्परेचर 0 है, सो आपके पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन बन गई u0t, x इज 0, टेम्परेचर इज 0, एट x इक्वल्स टू L टेम्परेचर इज 0। आपके पास ये दो बाउंड्री कंडीशन आ गई, नंबरिंग आपने कर दी। अब यहाँ पर आप क्या सॉल्यूशन लेके चलेंगे, सॉल्यूशन आप लेके चलेंगे uxt इक्वल्स टू स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर प्लस ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर, दिस इज ut। अब स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर हमेशा जो होगा वो टाइम पर डिपेंड नहीं होगा, पोजीशन पर डिपेंड होगा। तो आपने लिया a प्लस बी एक्स। अब मुझे a और b तो ये कांस्टेंट हैं जो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप इस पे बाउंड्री कंडीशन 1 अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन 1 ये कहता है कि u0t इक्वल्स टू 0 है, मतलब x को अगर 0 रख दे तो टेम्परेचर 0, सो टेम्परेचर इज 0 मीनिंग u इज 0 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू 0। इसका मीनिंग आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 0। अगर a 0 है तो आपका स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर अपडेट हो गया, दिस इज इक्वल्स टू bx। अब आपने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती है कि ULT इक्वल्स टू 0, मीनिंग जब आप x की वैल्यू L रख रहे हैं तो टेम्परेचर 0 है, तो टेम्परेचर इज 0, दिस इज इक्वल्स टू b इंटू L। ये आपको शो करता है कि जो आपके पास दूसरा कांस्टेंट है वो भी 0 है। अगर दोनों ही कांस्टेंट 0 है तो स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर भी आपके पास 0 आया। अब आपके पास स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर प्लस ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर, देखिए स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर तो 0 हो गया, बचा क्या ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर। तो ये यहाँ पर आपको अब हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन याद होना चाहिए। तो हमने डायरेक्टली सॉल्यूशन याद किया हुआ है या डायरेक्टली यूज कर रहे हैं C1 cos px प्लस C2 sin px C3 e रेज टू द पावर माइनस C स्क्वायर p स्क्वायर t। याद ना हो तो फिर सेपरेशन और वेरिएबल से निकाल लीजिए माइनस पी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आप यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया वो इक्वेशन 1 है। इस पर आपने अप्लाई करी बाउंड्री कंडीशन 1। बाउंड्री कंडीशन 1 आपने ले ली u0t इक्वल्स टू टेम्परेचर इज 0, मीनिंग x को 0 से रिप्लेस करते हुए आपने टेम्परेचर को 0 लिया, तो u0t इक्वल्स टू C1 प्लस 0, क्योंकि C2 sin 0 0 हो गया, दिस इज C3 e रेज टू दी पावर माइनस C स्क्वायर p स्क्वायर t, और u0t 0 ही गिवन है, दिस इज C1 C3 e रेज टू दी पावर माइनस C स्क्वायर p स्क्वायर t। यहाँ से आपको कंक्लूजन मिला C1 इज 0। इसको आपने अपने सॉल्यूशन में अपडेट किया और सॉल्यूशन आपने चेंज कर दिया, सो इक्वेशन 1 आपके पास चेंज होके आ गया या टेम्परेचर आपके पास अपडेट हो गया, uxt equals to C2 sin px C3 e raised to the power minus C square p square t। This is equation number 2।
इसके बाद आपने इस पर बाउंड्री कंडीशन 2 अप्लाई करी और बाउंड्री कंडीशन 2 कहती है ULT where x equals to L then temperature is 0. Put this value in equation number 2. So ULT, this is equals to C2 sin P, x is L, C3 e raised to the power minus C square P square T. ULT is 0. So this is 0 equals to C2 sin PL C3 e raised to the power minus C square P square T. Here C2 not equal to 0. अगर C2 0 हो गया तो सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा. So conclusion is that sin PL equals to 0 and this is equals to sin n pi. So PL equals to n pi, आपने जनरल वैल्यू के साथ इसे कंपेयर किया है. So PL equals to n pi, this P equals to n pi by L. तो यहाँ से P की वैल्यू आपको मिल गई n pi by L. अब आप अपने सॉल्यूशन को फिर से अपडेट कर रहे हैं. सो इक्वेशन 2 अपडेटेड, UXT, this is equals to C2 C3 sin P. P is n pi by L into x e raised to the power minus C square P square means n square pi square by L square into T. This is UXT and this is equation number 3. Now boundary condition are completed. Both boundary condition you have applied. अब आप अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन. सो इनिशियल कंडीशन इज UX0 depends on time. Before this initial condition, write most general solution. So most general solution of this equation is UXT, this is equals to C2 C3 is Bn sin n pi x by L e raised to the power minus C square n square pi square by L square into T and summation 1 to infinity. This is equation number 4. So now apply initial condition, and initial condition 1 is UX0. This is 100x by L. This is equals to summation Bn sin n pi x by L. Put t equals to 0. So e raised to the power 0 is 1 where n equals to 1 to infinity. अब आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए. अब इस पार्ट पर क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है क्या आगे क्वेश्चन बाय कंपैरिजन पॉसिबल है. सो आंसर इज नो. कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ साइन की टर्म रखी है और यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड साइन नहीं है. तो यहाँ पर आप Bn किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज. तो आगे क्वेश्चन आपके पास जाता है हाफ रेंज साइन सीरीज पर. अब हाफ रेंज साइन सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हाफ रेंज साइन सीरीज Bn इक्वल्स टू 2 बाई L इंटीग्रेशन 0 टू L fx. Here fx is 100x by L into sin n pi x by L dx. So this is equals to 200 divided by L square 0 to L x into sin n pi x by L dx. Now integrate. So 200 by L square. First function and second function. Integrate first function as it is. Integration of second. So minus cos n pi x by L divided by n pi by L minus derivative of x is 1 and integration of minus cos is minus sin n pi x by L and whole divided by n pi by L, and already n pi by L है. So n square pi square by L square and limit 0 to L. So this is equals to 200 by L square. This is minus x cos n pi x by L and L upon n pi, and minus minus plus L square upon n square pi square sin n pi x by L, and limit is 0 to
L. Put upper limit and lower limit. So this is equals to 200 by L square minus L upon n pi. Now upper limit is L. So x is L, cos x is L. So cos n pi plus x is L. So sin n pi is 0 minus lower limit, and lower limit is 0. x से multiply है, so this is 0, sin 0 is 0, this is also 0. So this is equals to minus 200, and this L square cancel out. So 200 upon n pi into cos n pi, and cos n pi is minus 1 raised to the power n, and this is equals to Bn. Now put this value of Bn in equation number 4, or we can say in most general solution. So most general solution or solution of this question is summation Bn. Summation Bn means summation 1 to infinity minus sine 200 divided by pi. Remaining part is 1 by n minus 1 raised to the power n. This is Bn sine n pi x by L, and e raised to the power minus c square n square pi square t upon L square. This is equation number 5, and this is final solution of this question. देखिए क्वेश्चन तो सिंपल था, बस आपके पास इस क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट आया हाफ रेंज साइन का, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है. तो चलिए इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का. तो सेक्शन बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा. अब ये हमारे पास यूनिट 3 से क्वेश्चन है जो हमारा स्टैट पर बेस्ड है. अब देखिए यहाँ पूछा क्या है. उसने पूछा है कैलकुलेट फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट मीन. इसका मीनिंग अबाउट मीन यहाँ उसने पूछा है μ1, μ2, μ3, μ4. इसकी वैल्यू पूछी है. जहां उसने डेटा हमें दे दिया x और f, इस डेटा की हेल्प से आपको μ1, μ2, μ3, μ4 निकालना है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो देखिए हम मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अबाउट मीन. सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करिए. μ1 इक्वल्स टू समेशन f x माइनस x बार अपॉन n. अब x बार क्या है? मीन. x बार कैसे निकालते हैं? मीन कैसे निकालेंगे? जब अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको गिवन है तो x बार इज समेशन fx अपॉन समेशन f. समेशन fx इजिली निकाल लेंगे, कॉलम फॉर्म करने हैं, और इस समेशन f को ही आप क्या बोलते हैं? कैपिटल N. तो μ1 का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा. अब आते हैं μ2. जब μ2 कह रहे हैं तो अब इसमें पावर बढ़ाते जाओ. x माइनस x बार की पावर 2. μ3 सेम फॉर्मूले में x माइनस x बार की पावर 3. μ4 x माइनस x बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल N. अब मुझे इसके अकॉर्डिंग टेबल फॉर्म करनी है. तो देखिए मैंने टेबल ऑलरेडी फॉर्म करी है. अब इस टेबल को आप बहुत इजीली बना सकते हैं. सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x एंड f. अब सबसे पहले जब आप इसे पे काम करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड होगा x बार. अब x बार का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया अभी, समेशन fx. तो मुझे नेक्स्ट कॉलम इसमें fx लेना होगा. तो दोनों कॉलम की फर्स्ट और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करते हुए fx का कॉलम बना ले, और समेशन f. 2 चीजें चाहिए. तो देखिए समेशन f का जो आंसर आ गया वो तो आपके पास आ गया 256, और जब आप fx थर्ड कॉलम बना लेंगे तो इसका समेशन आ गया 1024. इसकी हेल्प से सबसे पहले x बार निकालेंगे. तो देखिए x बार के कॉरेस्पॉन्डिंग समेशन fx आपको मिल गया 1024 डिवाइडेड बाय 256 मीनिंग 4. कैलकुलेशन, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगी जब आपके पास इसका मीन होगा. अब आपके पास जो आपको नेक्स्ट कॉलम बनाने हैं, क्योंकि मोमेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो नेक्स्ट कॉलम के लिए मुझे रिक्वायर्ड होगा x माइनस x बार मीनिंग x माइनस 4. अब x का कॉलम फर्स्ट है तो 0 माइनस 4 मीनिंग फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 4. 1 माइनस 4 मीनिंग माइनस 3. 2 माइनस 4 माइनस 2. इस तरह से आप फोर्थ कॉलम फॉर्म कर लेंगे. नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना होगा. अब आप देखिए यहाँ आपको क्या चाहिए? यहाँ आपको चाहिए f इंटू x माइनस x बार. तो नेक्स्ट कॉलम आपने फॉर्म कर लिया f x माइनस x बार मीनिंग सेकेंड कॉलम की
और फोर्थ कॉलम की मल्टीप्लाई करते गए 1 और -4, तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी माइनस का 4, इसके बाद 8 -3, ये आपके पास एंट्री आ गई माइनस का 24। बाकी भी आपने इसी तरह से कॉलम फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट आपको कॉलम रिक्वायर्ड होगा म्यू2 के लिए एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखिए आप x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते जाइए और f में मल्टीप्लाई करते जाइए, या फिर एफ एक्स माइनस एक्स बार ने तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर ही रखी है। अब इस वैल्यू के अंदर आप x माइनस एक्स बार एक और मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग -4 ये वैल्यू आपके पास आ गई 16, -3 इंटू -24 ये वैल्यू आपके पास आ गई 72। अब नेक्स्ट आपको चाहिए इसी तरह ये कॉलम बना लिया, नेक्स्ट चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब। होल स्क्वायर तक तो आ चुके हैं, अब इस 16 के अंदर एक बार और x माइनस एक्स बार कर दो, तो 16 इंटू -4 ये आपके पास बन गया माइनस का 64, और 72 इंटू -3 ये आपके पास आ गया माइनस का 216। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम बना लिया। अब लास्ट वाला भी कॉलम आपने यही किया, और जब आपने बनाया तो -64 में फिर से x माइनस एक्स बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 256, और माइनस का 216 में मैंने फिर से -3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपके पास आ गया 648। तो ये आप अपने आप कॉलम बहुत इजीली बना सकते हैं। इन सबका निकाल लीजिए समेशन। देखिए समेशन मैंने निकाल दिया है, टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट मोमेंट देखें तो ये आपके पास है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 0 है, सो μ1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर तो μ1 का आ जाता है। नेक्स्ट हम निकालते हैं μ2। दिस इज समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये वैल्यू आपको मिलती है 512, सो 512 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन आपके पास है 256, सो ये आपके पास आ गई वैल्यू 2। नेक्स्ट आप थर्ड मोमेंट निकाल लें, थर्ड मोमेंट है μ3, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब ये आपके पास जो सम है वो है 0, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ मोमेंट अगर आप निकालते हैं तो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 बाय कैपिटल एन, और ये आपके पास है सम 2816 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, मीनिंग 256, और डिवाइड कर लीजिए, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली ये मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसी सेकंड सेक्शन का, सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 पर है, और देखिए इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, जो डेटा गिवन है पहले वो डेटा लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए। सिंपल से इसके क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल के। इन ए सैंपल ऑफ 1000 केसेस, मीनिंग कैपिटल एन आपको 1000 दे दिया गया है। The mean of a certain test, mean की वैल्यू given है 14, meaning mu is 14, standard deviation is 2.5, sigma is 2.5, assuming the distribution to be normal, find how many students score between 12 to 15। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 12 to 15 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो आपके पास यहाँ पर जितना भी x है वो है 12 to 15 के बीच में। आप x को z वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले 12 को कन्वर्ट करते हैं, तो x की वैल्यू तो 12 आ गई, माइनस म्यू 14 गिवन है, डिवाइडेड बाय सिग्मा मीनिंग 2.5, माइनस 2 ओवर 2.5। ये आप फाइंड आउट कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.8। अब सेकेंड आपके पास x है 15, तो इसको भी निकाल लें। 15 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2.5 मीनिंग 1 अपॉन 2.5। ये वैल्यू आपको मिल गई 0.4। तो इसका मीनिंग आपको जो प्रोबेबिलिटी देखनी है वो z वेरिएबल में देखनी है, z ग्रेटर देन माइनस का 0.8 एंड लेस देन 0.4।
ये प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ एरिया को शो करती है। आप लोगों ने जब टेबल देखी होगी तब आप उसमें वही देखते हैं कि कितना एरिया इसके बीच में लाई करता है। तो हम ये काम किस तरह से करते हैं, हम एक नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करते हैं, जो मैंने यहाँ किया है। इस पूरे नॉर्मल कर्व का जो एरिया होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं इस हाफ पार्ट की बात करूं तो इस हाफ का जो एरिया होगा वो 0.5 होगा, यही लेफ्ट होगा, और 0.5 भी आपका लेफ्ट होगा, 0.5 भी आपका राइट होगा। अब यहाँ पर मेरे पास है माइनस का 0.8, तो माइनस तो लेफ्ट साइड में आ गया। मान लीजिए आपने ये ले लिया 0.8, ये आपके पास 0.8 आ गया माइनस में, और कहाँ से कहाँ तक 0.4 तक, तो 0.4 आपके पास मान लीजिए ये है, 0.4 ये है। तो ये जो जितना भी ये एरिया है ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। अब यहाँ पर आप किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि इस कर्व की सिमेट्री वाई एक्सिस के लेफ्ट भी है राइट भी है, दोनों साइड है। तो अगर हम जितने पार्ट की इसकी बात कर रहे हैं, जितना एरिया यहाँ है, सेम एरिया 0 से लेकर आगे यहाँ 0.8 तक भी होगा। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज एरिया लाइंग बिटवीन, क्योंकि बहुत सी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है उनका यूज करेंगे। सो एरिया लाइंग बिटवीन माइनस का 0.8 टू 0.4, क्योंकि कर्व की सिमेट्री है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एरिया लाइंग बिटवीन 0 टू 0.8 प्लस इसके अंदर कौन सा एरिया जोड़ दिया, एरिया लाइंग बिटवीन 0 टू 0.4, क्योंकि जितना एरिया 0 से माइनस 0.8 होगा उतना ही एरिया 0 से प्लस साइड 0.8 होगा। अब यहाँ पर जो एरिया 0 से 0.8 के बीच में है, तो देखिए ये एरिया आपको दे दिया गया, फर्स्ट गिवन है 0.2881, 0 से 0.4 तक का ये आपको गिवन है डेटा, ये आपके पास है 0.1554, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऐड करके आ जाएगा 0.4435। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो जो भी आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का आया है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 1000 इंटू 0.4435। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको नियर अबाउट आंसर लिखना है, तो नियर अबाउट ये आंसर आ जाएगा 444, इतने स्टूडेंट्स आपके हैं। अब इसी क्वेश्चन का आप सेकेंड पार्ट पढ़ें, यहाँ कहता है हाउ मेनी स्कोर्स अबव 18, अबव 18 की बात कर रहा है, मतलब जो आपको एरिया निकालना है या जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स वेरिएबल की वो ग्रेटर देन 18 है। तो x को z में आपने कन्वर्ट कर लिया, 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2.5, ये वैल्यू आ गई 0.6। तो z वेरिएबल में z ग्रेटर देन 1.6 कह रहा है, 1.6 मान लीजिए आपके पास ये है 1.6, ग्रेटर देन 1.6 की बात की है, इसका मतलब ये वाले एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपको पता है इस साइड का जो एरिया है वो पूरा 0.5 है, और 1.6 आप अपने क्वेश्चन में देखिए, 1.6 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी उसने एरिया दिया है, ये एरिया दिया है 1.6 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस इज एरिया, कैसे निकालेंगे, 1.6 से अबव कह रहे हैं, तो आपके पास टोटल राइट साइड का जो एरिया है वो है 0.5, इस 0.5 में से माइनस कहाँ से कहाँ तक का एरिया करेंगे, 0 से लेकर 1.6 तक का। तो यहाँ तक मैं एरिया माइनस कर देती हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा एरिया लाइंग बिटवीन 0 टू 1.6। तो 0.5 माइनस 0 से 1.6 तक का मुझे आंसर दिया हुआ है, ये दिया है 0.4452। तो आप इसे वैल्यू को पुट कर लें यहाँ पर, 0.4452 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0548। तो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे, जो भी आपके पास आंसर आया है उसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नियर अबाउट आपके पास ये जो स्टूडेंट्स आ गए वो 55 होंगे। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, यहाँ वो कहता है हाउ मैनी स्कोर बिलो 8, बिलो 8 की बात करें, लेस देन 8, तो लेस देन 8, तो सबसे पहले आप x वेरिएबल को कन्वर्ट करें, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग z वेरिएबल निकाल लें, तो ये आपके पास आ जाता है 8 माइनस 14 बाय 2.5 माइनस का 2.4,
इसका मीनिंग जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो z इज लेस देन माइनस का 2.4, मीनिंग लेफ्ट साइड 2.4 आपके पास ये आ गया, माइनस का 2.4, वो कहता है z इज लेस देन की बात की, मीनिंग ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब जितना एरिया आपका लेफ्ट साइड ये दिख रहा है, बाय सिमेट्री यहाँ पर भी 2.4 होगा, सेम एरिया इसके बराबर होगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर से देखते हैं कि राइट साइड में ये जो हाफ एरिया है वो 0.5 है, तो 0.5 में से आप माइनस कर लो एरिया लाइन बिटवीन 0 टू 2.4। अब 2.4 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए डेटा दिया है, 2.4 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 0.4918, तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.5 माइनस 0.4918, दिस इज 0.0082, और जो भी आंसर है उसमें 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया 0.0082, तो नियर अबाउट ये आ गए आपके पास 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो 1000 के केस में 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर लेस देन 8 रहेगा। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप कैलकुलेशन सिंपल है, इजिली काम कर सकते हैं। अब हम सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारा काई स्क्वायर पर बेस्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इस क्वेश्चन में है, इन एन एक्सपेरिमेंट in immunization of cattle from tuberculosis, or the following results were obtained: inoculated, not inoculated। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे दी गई कि अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, आपको एग्जामिन करना है इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज। जहाँ काई स्क्वायर टेस्ट आपको गिवन है वो है 0.05, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डायरेक्टली वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको काई स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो, तो काई स्क्वायर में हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो जो भी हम काई स्क्वायर पे काम करते हैं वहां पे हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो आपके पास ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है, 2x2 का टेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रो सम और कॉलम सम देखते हैं। आपके पास ये जो रो सम है 12 + 28 40, और नॉट का है 20 40 20, और कॉलम में अगर आप देखें अफेक्टेड है 25, अनअफेक्टेड है आपके पास 35, तो टोटल का जो डेटा है वो है 60। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर जो देखिए एग्जामिन करना है क्या वैक्सीनेशन डिसीज को रोकने में इफेक्ट करता है, कंट्रोल करने में इफेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस लेके चलेंगे कि जो वैक्सीनेशन है, मान के चले वैक्सीनेशन डज नॉट कंट्रोल द इंसिडेंस ऑफ डिसीज, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस होगा। अब यहाँ पर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग कंटीजेंसी टेबल बना रहे हैं, और किस तरह से बना रहे हैं और इससे क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 12 इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग देख लीजिए, इसका रो सम, इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग रो सम है 40 इंटू कॉलम सम है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय टोटल मीनिंग 60। कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 16.66। अब आते हैं 28, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका रो सम है 40, और इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 60। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 23.33। नेक्स्ट आते हैं नॉट, मतलब 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो सम आपका है 20, कॉलम है 25 डिवाइडेड बाय 60। ये कैलकुलेट किया तो 8.33। नेक्स्ट 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये आता है 20 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 60, और ये कैलकुलेट करके आ गया 11.66। ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बस आपको टेबल बनाना है और काम करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व्ड 12 आपके पास ऑब्जर्व्ड है, और 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 16.66। 28 ऑब्जर्व्ड है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनती है एक्सपेक्टेड 23.33। तो आपने इस तरह से टेबल फॉर्म करने। नेक्स्ट आपके पास 13 है
और 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8.33। नेक्स्ट आपके पास 7 है और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिला है 11.66। ये डेटा आपको मिल गया। अब यहाँ से बना लें ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। डायरेक्टली कैलकुलेट करते जाएं, कैलकुलेटर में डालें डायरेक्टली। तो ये वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो ये आ रही है 1.303। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 0.9348 और नेक्स्ट वैल्यू दिस इज 2.6181 एंड 1.8624। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इनका आप निकाल लो सम, क्योंकि काई स्क्वायर का यही फॉर्मूला है। तो इस कॉलम का आप सम निकाल लें, तो इसका सम आपके पास आ रहा है 6.7183। अब यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको नजर आ रहा है कि देखिए 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 c-1 2 - 1 2 - 1 मीनिंग 1। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट किया वो वैल्यू है 6.7183। अब काई स्क्वायर टैबुलेटेड ये क्वेश्चन में दे दी गई है, ये क्वेश्चन में दी गई है 3.84। तो यहाँ से जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो है 3.84। इसका मीनिंग आपके पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है विच इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड। तो टैबुलेटेड से ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है, इसका मीनिंग आपने जो नल हाइपोथेसिस लिया है विच इज रिजेक्टेड। ये नल हाइपोथेसिस आप यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लेंगे सेक्शन सी।